क्या गंगा जी के जैसे ही यमुना जी की सफाई होगी? क्या यमुना जी के सफाई के नाम पर सरकारें झूठ बोल रही है? गौ माता का क्या हाल है उत्तर प्रदेश में? क्या आरएसएस के अधिकारी देते हैं धमकी? और बहुत कुछ खुलासा इस वीडियो में। गोपाल जी आरटीआई एक्टिविस्ट नहीं है, ब्लैकमेलर है। गोपाल जी कभी आरएसएस का सदस्य नहीं रहे। झूठ बोल रहे हैं गोपाल जी आपकी वीडियो में। आप उनको उकसा रहे हैं, वो आरएसएस के बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। गोपाल जी कभी नेता नहीं बन सकते। गोपाल जी फ्रॉड है। ये सारे जवाब मेरे पिछले वीडियो में मेरे दर्शकों ने भेजा है। तहे दिल से शुक्रिया करता हूं उनका और स्वागत करता हूं। तो आपके प्रतिनिधि बनकर मैं गोपाल जी से ये सारे सवाल का जवाब मांग रहा हूं। क्या वाकई में आप ब्लैकमेलर है? देखिए, जब कोई काम करता है तभी उसकी आलोचना होती है। जो कुछ कर ही नहीं रहा हो तो उसकी आलोचना क्या होती है? ये तो पहली बात है। दूसरी बात, हमारे राजनीतिक गुरु राजनाथ सोनकर शास्त्री जो दिवंगत हो गए, वो शहतपुर वाराणसी के सांसद थे और मैं उनसे काफ़ी कुछ सीखा। उन्होंने एक दिन मुझे बताया कि जो कार्य समाज हित में, लोकहित में है, उसे आँख मूंद के करते चले जाएं, कभी भी आलोचनाओं की परवाह नहीं करें। मैंने उनकी बातों को अपने गठरी में बांध दिया और मैंने उसको जीवन में प्रतिपादित किया। दूसरे जो हमारे गुरु के.एन. गोविंदाचार्य जी थे, उन्होंने मुझे उन्होंने मुझे 2 मूल मंत्र सिखाए। वैसे तो उनका जो भाषण है बहुत ही सागर्भित होता है। एक से एक विद्वान लोग उनको थिंक टैंक गोविंदाचार्य कहते हैं। तो थिंक टैंक और किसी के पहले नहीं लगा, ये हमारे ही गुरुदेव के नाम के पीछे लगा है। इसका मुझे गर्व है कि मैंने उनको फक्र के साथ कहता हूँ कि हमारे गुरु। और गुरु की महिमा होती है। गुरु से ज्ञान लेने के लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। तो उनसे भी मैंने 2 सूत्र एक ही चीज़ सीखा। एक तो प्रकृति केंद्रित विकास होना चाहिए और दूसरा संपर्क, समन्वय, संवाद, सहयोग और सहकार। यही जीवन का मूल मंत्र है। हम चाहे राजनीतिक जीवन में जिए या सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जिए या प्रोफेशनल लाइफ में जिए या पर्सनल लाइफ में जिए, सब जगह यही बेसिक थ्योरी है और इसी बेसिक थ्योरी के आधार पर अगर आप काम करते हैं आपको पूर्ण सफलता मिलेगी। और मैंने अपने जीवन की साधना में इस चैप्टर को अनिवार्य रूप से मैंने जीवन में उतार लिया। आपने देखिए सवाल से विचलित हो जाते हैं लोग। जो आपसे पूछा है, बोला है, आपने जवाब दिया कि भाई आप अपना काम करते जा रहे हैं। लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं? सही है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि आप कभी आरएसएस के सदस्य नहीं थे। आरएसएस वाले कभी भी बीजेपी के सदस्य नहीं होते, या फिर आरएसएस वाले कभी कांग्रेस की सदस्यता नहीं लेते, या आरएसएस वाले कभी मतलब क्या कहते हैं अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में नहीं बोलेगा, ऐसा लोग लिख रहे हैं। अच्छा, लोगों की क्या ज्ञान है आरएसएस के संबंध में ये मैं नहीं जानता, लेकिन आरएसएस के जो सबसे बड़े पदाधिकारी संघ कार्यवाह है मोहन भागवत जी, तो उनका जो एक प्रसंग में जो उनका उत्तर था वो मैं अवश्य आपको बताना चाहता हूँ। उनका कहना है कि संघ का कोई भी जो स्वयंसेवक है वो किसी भी पार्टी में जाने के लिए स्वतंत्र है। ये उनका कहना है, मेरा कहना नहीं। यानी ये कोई अगर कह रहा है कि संघ का स्वयंसेवक केवल बीजेपी में ही, मतलब उसकी पार्टी बीजेपी है, तो ये उसकी नादानी है। ये बात तो मैं आपको स्पष्ट करूँ। मैं जानता हूँ, मेरी जानकारी में है कि संघ के स्वयंसेवक राष्ट्रीय जनता दल में भी है, संघ के स्वयंसेवक कांग्रेस में भी है। प्रूफ करिए ना कि भाई आप संघ में थे। या संघ के की सदस्य बहुत सारे हैं। अभी आप देखो, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अभी जो वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय राय, वो पहले भाजपा के विधायक हुआ करते थे। भाजपा से पिंडरा से विधायक रहे, बाद में वो कांग्रेस में आए हैं और बाद में वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं।
तो और वो फिर उस टाइम में आरएसएस के नहीं ये तो भी ठीक उसमें है। जाते थे। तो ऐसा आप कुछ कैसे प्रमाणित करेंगे कि आप आरएसएस के सदस्य थे और आप ऐसा नहीं बोल सकते? उसके लिए मेरा अभ्यास वर्ग का आइडेंटिटी कार्ड है पड़ा हुआ, आप कहेंगे तो मैं निकाल के दिखा सकता हूँ। नहीं, आरएसएस को आइडेंटिटी हाँ। के लिए हाँ। आपको मान लीजिए पद देता है, जिस तो किसी देता को है। भी जानना है, समझना है, अमेठी का जो क्या होता है, एक डेटाबेस बनता है। नहीं, क्या आरएसएस आपको कोई मतलब आई कार्ड, विजिटिंग कार्ड ऐसा कुछ नहीं देता है क्या? मैं वही बता रहा हूँ हाँ जी। कि आरएसएस का जो प्रशिक्षण सत्र जो होता है उसको बोलते हैं प्राथमिक सत्र। जो प्रथम प्राथमिक जो वर्ग होता है वो स्टार्टिंग का, जैसे हम क्लास 1 जो प्राइमरी की एजुकेशन में कहते हैं क्लास 1, तो ठीक उसी तरह से आरएसएस में भी जो प्राथमिक वर्ग होता है उसका जो प्रशिक्षण सत्र होता है, तो प्रशिक्षण शिविर में जाने वाले जितने भी स्वयंसेवक होते हैं सबको एक आई कार्ड जारी किया जाता है। वो वहाँ का जो जिला प्रचारक होता है उसकी हस्ताक्षर से होता है, वो कोई भी आदमी बना देगा ऐसा नहीं। और उसका एक पूरा डेटाबेस बनता है, कौन कौन सा स्वयंसेवक इसमें शामिल होगा। ऐसा नहीं है कि वो जनरल मीटिंग की तरह से होता है, कोई भी आदमी शामिल हो जाएगा, ऐसा नहीं। और वो बाहर से बंद होता है, जब मीटिंग चल रही होती है, प्रशिक्षण का सत्र होता है, तो आम आदमी से बिल्कुल कटा हुआ होता है। वो आप ना अंदर से बाहर जा सकते हैं ना बाहर से अंदर जा सकते हैं, ऐसी व्यवस्था है। तो जो आदमी आरएसएस में गया ही नहीं, आरएसएस की मीटिंग में कभी गया ही नहीं, वो आरएसएस को क्या समझेगा? आरएसएस को समझने के लिए पहले आरएसएस की वर्ग में आपको जाना पड़ेगा, आरएसएस के प्रशिक्षण सत्र को पहले जानना पड़ेगा, तब आप आरएसएस को समझ पाएंगे। वो वेबसाइट के आधार पे जो न्यूज़ है या अखबारों में जो आने वाला न्यूज़ है आरएसएस के बारे में, ये तो ऊपर का आवरण है। अंदर के आवरण को समझने के लिए आपको उसके प्रशिक्षण सत्र में, उसके प्रशिक्षण की कार्यशाला में आपको पहले जाना पड़ेगा, तब आप आरएसएस के वास्तविक स्वरूप को समझ सकते हैं। आपने ये बताया मुझे कि वर्तमान दिल्ली सरकार यमुना के नाम पर आरती कर ले, यमुना के सफाई के नाम पर जेसीबी चला दे, यमुना के सफाई के नाम पर एक मशीन घंटे 2 घंटे के लिए उतार के फोटो खिंचवा दे, लेकिन आज तक उन्होंने एक भी स्टेप, एक भी कदम उन्होंने नहीं उठाया है यमुना सफाई पर, जिसका प्रूफ, जिसका प्रमाण दिल्ली सरकार ने ही आपको दिया है, वो भी लिखित में आरटीआई के माध्यम से। ये कैसे चमत्कार हो गया महोदय? देखिए ऐसा है, आरटीआई एक्ट सबके लिए, आम जनता के लिए, लेकिन इसका उपयोग करना, सूचनाओं को लोकहित में इस्तेमाल करना एक अलग चीज है, और सूचनाओं को एक अस्त्र बना करके सरकार को प्रश्न खड़ा करना और उसको कटघरे में लाना एक और सबसे बड़ी चीज है। अगर हम कोई पीआईएल दाखिल करते हैं तो उसमें एविडेंस देना, ऐसा ही पीआईएल दाखिल तो जरा हमें एविडेंस दिखाए कि आपने कैसे पेपर वर्क किया। नहीं, अब इसके लिए तो मैंने आपको दिखाया ही था। नहीं अब वो तो मुझे आपने दिखाया, दर्शकों को दिखाइए। ये है जी ये लीजिए। देखिए ये हमने सबसे पहले मैं ये बता दूं कि गोपाल जी ने दिल्ली सरकार से जानकारी मांगा यमुना के सफाई से संबंधित, और इन्हें जानकारी है कि सिर्फ दिल्ली सरकार के ही नुमाइंदे ही यमुना की सफाई अकेले नहीं कर सकते, उसके लिए कम से कम 31 डिपार्टमेंट, मिनिमम 30 डिपार्टमेंट उसके लिए जिम्मेदार है, जिसके सहयोग से ही ये हो सकता है। इसीलिए प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, इसीलिए इन्होंने 19/5/2025 को एक आरटीआई लगाया, जिसमें अलग अलग मंत्रालय, जन शक्ति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, अर्बन अफेयर्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, क्लीन गंगा मिशन, क्लीन गंगा डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इन सब से इन्होंने सवाल पूछा। सवाल क्या पूछा ये तो विस्तार से ये बताएंगे। इनका ये कहना है कि पूर्ववर्ती सरकार जो 2024 में पूर्ववर्ती सरकार यानी अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जाते जाते यमुना पर एक कदम उठाया था कि उन्होंने इन सब मंत्रालयों के लोगों को बुलाकर एक मीटिंग किया था
जिसमें फाइनल करना था कि यमुना की सफाई किस तरह से होगी, ये सब डिटेल वो अपने मन से नहीं बुलाए थे, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो एनजीटी के ऑर्डर पर उन्होंने बुलाया। ओके। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन। हाँ, तो ये बताइए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हाँ। जो पर्यावरण के ऊपर में जजमेंट करती है, पर्यावरण से संबंधित कोई भी विषय होगा तो उसके लिए उस केस को एनजीटी ट्रांसफर किया जाता है, और एनजीटी के आदेश पर वो हाई लेवल कमेटी की मीटिंग हुई थी, और उसके मिनट्स की कॉपी हमने इस आरटीआई के साथ शामिल किया था कि ये जो मेरा प्रश्न है वो उस मीटिंग का जो मिनट्स है इस पर आधारित ये हमारा प्रश्न मतलब 10th मीटिंग ऑफ द हाई लेवल कमिटी जी। HLC, जी जी। उसका आपको डिटेल चाहिए था। नहीं, उसका डिटेल तो हमने संलग्न किया इसके साथ। ठीक है। हाँ, कि उस ये उसकी ये पूरी रिपोर्ट है, ये देखा जाए। हाँ। ये पूरी रिपोर्ट है, ये पूरा बंच है, लेकिन ये मैंने पूरा बंच नहीं लगाया था, ये केवल 2 पेज मैंने लगा दिए, क्योंकि इसमें तो सारा पत्रांक और कौन कौन से पदाधिकारी इसमें भाग लिए थे। जी। तो इसका पूरा इसमें डेटा है, तो इसको देखा जाए। ये देखिए, और ये दूसरा पेज है, ये इसके मिनट्स हैं। तो इस तरह से इस 2 पेज को हमने अपने आरटीआई के साथ शामिल किया था, और इसमें हमने ये पूछा था कि ये जो आपके मिनट्स हैं इसका एक्शन प्लान क्या है। आपने तो इसके पूरे मिनट्स में कहीं भी एक्शन प्लान था ही नहीं। तो 2024 से लेकर के आज 2025 हो रहा है, पूरा 1 साल मतलब गुजर गया, और एक्शन प्लान क्या है और सरकार केवल जो है शोशोबाजी ही कर रही है, उसका इंटरेस्ट केवल क्रूज चलाने में है, उसका अपना खाली टूरिज्म का रेवेन्यू बनाना है, मतलब सपने दिखाने का केवल काम कर रही है। तो हमारा मैंने ये कहा कि प्रैक्टिकल जो वर्क है, एक्शन प्लान कहाँ है वो बताओ, तुम इधर उधर की बात क्यों कर रहे हो। इन्होंने सवाल किया कि जो आपने मीटिंग की थी और उसका फाइनल कंक्लूजन क्या निकला, क्या आप एक्शन ले रहे हैं यमुना की सफाई वो प्लान मुझे बताओ। हाँ, तो उसी से रिलेटेड मेरा सारा ये क्वेश्चन था, जो हमारा 7 पॉइंट में है। इनका ये कहना था कि कौन कौन सा एक्शन लिया जा रहा है, उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन कौन अपॉइंट किए गए, और रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी बताइए। मेन तो ये था कि किस डिपार्टमेंट के ऊपर में कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसका निर्वहन क्या है, और उसकी डेडलाइन क्या है। जी। मेन तो डेडलाइन था। अब हम बरसों मतलब 10 वर्ष के बाद कोई चीज उठाएंगे तो ये कोई मतलब नहीं हुआ। हर चीज का एक डेडलाइन होता है। थोड़ा सा और मैं डिटेल से बता दूं कि 29/8/2024 को एनजीटी के आदेश पर फाइल नंबर जो है संयोजित है वो है QA21 2023 1268 से 1297 29/8/2027 का। जी। जिस मीटिंग में 23/7/2024 को यह मीटिंग हुआ था, जिसमें कि लगभग भारत सरकार के, दिल्ली सरकार के 26 मंत्रालय के लोग शामिल हुए थे। 26 पदाधिकारी शामिल 26 पदाधिकारी अलग अलग मंत्रालय के ही थे, शामिल हुए थे। उन्होंने क्या निर्णय लिया और अब वर्तमान सरकार क्या कर रही है जी। तो इनके पास क्या क्या जवाब आया वो भी जान लीजिए, बताइए। तो मुख्य रूप से देखिए, वैसे तो अधिकांश जो इसमें चूंकि 31 डिपार्टमेंट को मैंने संबोधित किया था, ये तो दूसरा है। हाँ, 31 डिपार्टमेंट को मैंने संबोधित किया था, लेकिन जो मेन इस मीटिंग का जो मेन होस्ट था वो डिपार्टमेंट तो ये है DPCC, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी, और उसकी जो बड़ी मिनिस्ट्री है यानी भारत सरकार की इसी मंत्रालय की, वो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो ये तो स्टेट गवर्नमेंट का है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट। ये हम बाद में दिखाए। हाँ। ये फाइनल उनका रिपोर्ट है। हाँ। जिससे ये नंगे हो रहा है। हाँ। आप जरा वो फाइल दिखा दीजिए जो जितना आपके साथ कम्युनिकेशन हुआ। जी। अब आप समझिए ये आठ पूरी सवाल। एक मिनट, ये RTI ऑन यमुना, ये देखिए, ये पूरी की पूरी जो बंच है, ये पूरा सब उसी से रिलेटेड ये उत्तर मुझे प्राप्त हुआ है। लेकिन इसमें पूरा का पूरा जो कम्युनिकेशन है, ये आप ये मान के चलिए कि ये केवल फॉरवर्डिंग है। RTI एक्ट में एक धारा है, धारा 6(3). धारा 6(3) के तहत ये होता है कि डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है जिससे वो संबंधित होता है उसको उसके पास भेजा जाता है। तो ये मेरी जो RTI है वास्तव में वो सांप के गले की हड्डी है, सांप के गले की माला है।
तो जिस भी डिपार्टमेंट को वो माला पहुंचती है वो दूसरे डिपार्टमेंट को वो माला मोटा मोटी आप जान लीजिए, हाँ। फाइल घूमते हुए 2024 से लेके अभी तक का फाइल घूमते हुए कंक्लूजन जो आया है 13/6/2025 को गोपाल जी के पास, जी उसमें ये कहा गया है कि 10th मीटिंग HCL जो हेल्ड हुआ था 23/7/2024 को, जी उसके बाद CPCB ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है, कोई एक्शन प्लान नहीं होता। कोई एक्शन प्लान नहीं है, कोई अधिकारी, कोई नोडल अधिकारी अपॉइंट नहीं हुए हैं, आगे एक भी कदम नहीं उठाया गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फाइल नंबर A 1411/1 RTI WQM 1 2025 186 2398 फाइल मतलब भारत सरकार का फाइल नंबर ये बताता है कि आज तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक कोई भी एक कदम भी यमुना की सफाई के लिए नहीं उठाया गया है। अब जरा थोड़ा elaborate देखिए, मैं इतना ही कहूँगा कि जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी इतिहास। गुलामों को उसकी गुलामी का एहसास करा दो, क्रांति स्वतः हो जाएगी। तो तात्पर्य यह है, मेरा मात्र एक ही मात्र उद्देश्य है, आप जो सारा जो प्रश्न कर रहे हैं उसके लबो लुआब उसका कंक्लूजन जो डिसीजन है वो ये है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। मैं विद्रोही की भूमिका में हूं, वाकई मुझे संतुष्टि नहीं है। कोई भी सरकार आए वो अगर लोकहित में काम नहीं कर रही है तो मैं उसका विरोध में झंडा हमेशा प्रखरता से मैं उठाऊंगा। जीरो आदमी। आपको अब ये लगने लगा है जी कि नमामि गंगे के जैसा ही यमुना जी का भी हाल होने वाला है। देखिए, नमामि गंगे का भी जो भी बातें राज जो थी और नमामि गंगा जो मंत्रालय था उसको बंद करवाने में आपका भी RTI का बहुत बड़ा रोल रहा था। जरा वो प्रक्रम पर भी आए क्या? देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा जी, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती यदि कागज के फूलों से। ये तो आपने सुना होगा। लेकिन मेरा इस संबंध में एक और नया शेर है जो मैंने क्रिएट किया है। सच्चाई छुप भी सकती है यदि आपस में मेल हो, खुशबू आ भी सकती है यदि कागज में इत्र हो। वास्तव में इन डायनासोरों ने, इन करप्ट पॉलिटिशियन ने, इन करप्ट ब्यूरोक्रेट्स ने, माफियाओं ने अपना एक नेक्सस बनाया हुआ है। अगर आप सोच रहे हैं ये भाजपा की सरकार है, अगर आप सोच रहे हैं कि ये कांग्रेस की सरकार है, तो ये आप सोच सकते हैं, मेरे जैसा इंसान नहीं सोच सकता। मेरा अपना मानना है ये तो केवल डफर है, ये तो केवल रबर स्टाम्प है। असली जो कंट्रोलिंग यूनिट है वो है नेक्सस के पास। अच्छा नेक्सस कंट्रोल कर रही है। अरे सर देखिए, हमारा सामना, मैं हमेशा सामना नेक्सस पर करता हूँ। गोपाल जी, मैं आपकी गुस्सा को समझता हूँ। जी आप पर इतने हमले हुए हैं, आपने उमा भारती के मामलों को भी बहुत उछाला था, आपने ही RTI लगाया था। पब्लिक आपसे नमामि गंगे का क्या हश्र हुआ और क्यों हुआ और कैसे आपने उसको जिया ये जानना चाहती है, ताकि उसके अनुसार वो सोच सके कि यमुना का भी कहीं वैसा ना हाल हो जाए। हमारे RTI लगाने के बाद जब मैंने जो डिपार्टमेंट ने उत्तर दिया पहले, तो उसने टोटल फिगर केवल दे दिया मुझे कि हाँ इतना लाख रुपया खर्चा हुआ। करोड़। तो बाद में मैंने कहा कि इससे तो काम बनेगा नहीं, मुझे मदवार चाहिए। तो मदवार वो दे नहीं रहे थे। फिर मैं अपील में गया था, तो अपील में मैंने लगा दिया कि मुझे मदवार जानकारी चाहिए, तब इनको देना पड़ा। तो जब मदवार जो जानकारी खुला तब पता चला कि 77 लाख रुपया तो खाली ईटिंग मीटिंग सिटिंग के नाम पर खर्चा हो गया। मतलब ईटिंग मीटिंग सिटिंग अच्छा, मतलब गंगा कैसे साफ होगी इस बात के लिए मीटिंग आयोजित किया गया और उसके नाम पर 77 लाख रुपया पूरा का पूरा खर्चा कर दिया गया। तो ये तो मेरे लिए चौंकाने वाली बात थी। तो फिर मैं जब उसका आंकड़ा, जब बिल वाउचर्स वगैरह मैंने देखा, तब मुझे पता चला 1800 रुपए के प्लेट्स के ऊपर में भुगतान किए गए। 5 स्टार होटल से खाना आया। अब बताइए, क्या नमामि गंगे का जो फंड आवंटित वो हुआ लोग था, खाने वाले लोग कौन थे? खाने वाले जो ब्यूरोक्रेट्स थे, सारे संत महात्मा भी थे उसमें। तो मैं तो संत महात्माओं को क्यों कहूँगा और खाने वाले कौन थे उनको क्यों कहूँगा। मेरे टारगेट में तो वो रहेंगे जिन्होंने आयोजन करता थे, जिन्होंने वो पैसा खर्च किया, जिनके सिग्नेचर से वो पैसा खर्चा हुआ।
तो ये बताओ, भारत का एक एक बच्चा भी जानता है कि भाई गंगा पवित्र कैसे होगी, गंगा शुद्ध कैसे आगे होगी। कैसे क्या हुआ? लेकिन आप उसकी मीटिंग के आयोजित करने के लिए 77 लाख रुपया कुर्बान कर दें तो ये तो चलेगा, चलवे ना। तो फिर क्या हुआ? तो मैं बस इसी टाइम से हमारा जो विद्रोही स्वर है, नहीं, हाँ, फिर क्या फिर हुआ? उसके बाद क्या हुआ, हमारे अक्षय प्रताप सिंह जो आज तक के स्टिंग करने वाले थे, खोजी पत्रकार थे, तो उनसे हमारी बड़ी गहरी मित्रता थी। तो उन्होंने हमारे इस रिपोर्ट्स को लिया, उन्होंने कहा गोपाल जी हम इसको चलाएंगे। मैंने कहा ठीक है चलाइए। तो 8 बजे रात को वो खबर प्राइम टाइम पर आज तक पे चला। और वैसे टीआरपी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो चैनलों में सबसे ज़्यादा टीआरपी तो आज तक की है, चाहे जो हो, इंटरनल मुझे लेना देना नहीं है, लेकिन ये है तो है। तो इस तरह से चला। और उसके बाद उसमें एक तो पूरी आरटीआई की कॉपी उसमें दिखाई गई, एक मेरा बाइट था और एक राजेंद्र सिंह जो जल पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि नदी के ऊपर में सबसे ज़्यादा कार्य उनका है, तो उनका बाइट लिया गया। तो इस तरह से चीज़ें पढ़त दर पढ़त खुलती गई। और जैसे ही वो आया, एक करिश्मा तो हुआ मेरे जीवन का सबसे ज़्यादा इफेक्टिव अगर वो हुआ तो वही गंगा वाला विषय था। और उसका जो स्टार्टिंग हुआ था वो भी बड़ा दिलचस्प है कि उसका जो पहला जो संबोधन था उस रिपोर्ट का, वो ऐसे ही था, प्रधानमंत्री का पहला संबोधन जो वाराणसी में उन्होंने किया था। मुझे माता गंगा ने बुलाया है, यहाँ से उनका एपिसोड जो 2014 से पहले के इलेक्शन में जो उन्होंने बोला था, उसी सीन को पहले उन्होंने दिखाया था। उसके बाद तब जो है गोपाल प्रसाद की आरटीआई, फिर गोपाल प्रसाद का बाइट, फिर राजेंद्र सिंह का बाइट, इस तरह से वो एक ऐसा सीक्वेंस में दिया था कि वो बड़ा इफेक्टिव मुझे लगा। जिसने भी तैयार किया था उसने काफ़ी कोलैबोरेट करके उसको मेहनत से तैयार किया था। और जो हमारे अक्षय जी थे वो काफ़ी रिस्क लेते थे। नो रिस्क नो गेन विदाउट पेन, ये उनका लैंग्वेज था। वही चीज़ मेरा भी टेम्परामेंट है कि अगर हमें इम्पैक्ट क्या वो छोड़ देखिए, फिर आपने इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट ये है सबसे बड़ा कि उमा भारती का इस्तीफा ले लिया गया। और मंत्रालय बंद कर दिया। मंत्रालय तो चल रहा है, मंत्रालय तो चल रहा है, नाम बदल दिया गया, रहते रहते। मतलब यह गंगा के बर्बादी का कारण, गंगा की ना सफाई होना, नमामि गंगे का असफलता ये दिखाती है जी कि फाइल टू फाइल, भोजन खाना और मीटिंग सेटिंग, मैं आपको बता और दूं, उसी रास्ते पर यमुना जी के भी मामले पहले गंगा का इशू उठाया था। देखिए ये बड़ी दिलचस्प बात। जी बिल्कुल। पहले गंगा का इशू उठाया था, अब मैं यमुना का इशू उठा रहा हूँ। और फिर आपने गाय का भी इशू उठाया। और गाय का भी, यानी भाजपा का जो मूल एजेंडा है, मूल एजेंडा क्या है? एजेंडा पर तो काम नहीं कर रहे हैं, भाजपा के एजेंडा पर, भाजपा के एजेंडा पे नहीं, इसीलिए भाजपा के एजेंडा की खोजबीन कर रहा। अरे एक बात बताइए कि भाजपा जिन मुद्दों को चुनावी मुद्दा बना करके वोट जीती थी, पब्लिक का समर्थन पाई थी, उसकी वास्तविकता क्या है, ये जनता को बताना मेरा लक्ष्य है। एक मिनट गोपाल जी, कहीं आप भाजपा के एजेंट तो नहीं है कि भाजपा के एजेंडा को आप चला रहे हैं आरटीआई के माध्यम से, और दूसरे तरफ राहुल गांधी को हराने के लिए रायबरेली से जाके इलेक्शन लड़ जाते हैं, देखिए सॉरी अमेठी से जाके इलेक्शन लड़ते हैं। ऐसा था, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि भाई आप बीजेपी के या वर्तमान सरकार के एजेंट है। आरएसएस आज भी आपके मूल में है और आप उसके सपोर्ट से कांग्रेस को डैमेज करना चाहते हैं। मेरा जीवन का एक लक्ष्य है और मैंने उसको अपने जीवन में सिद्धांत बनाया है, होगा वही जो हम चाहेंगे, होगा वही जो हम चाहेंगे, करना उनको है जो कुर्सियों पे बैठे। अगर कुर्सियों पे बैठे हुए लोग हमारे कहने के अनुसार से नहीं चले, हमारे कहने का मतलब केवल गोपाल प्रसाद नहीं है, हमारे कहने का मतलब हमारे मुद्दे, हमारा एजेंडा, हमारा लोकहित का प्रश्न, उसके ऊपर में अगर काम नहीं हुआ, हम कुर्सी से उतारना नहीं चाहते। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। 7,000 प्लस सपने नहीं हो सकते, नहीं लड़ सकता इतना कोई समाज के लिए, आप लड़ रहे हैं। आप हमें आरटीआई के बारे में बताइए। आपने ही बोला आपके कारण देखिए मिनिस्ट्री छीन गई उमा भारती जी की। आज उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व का लंबरदार पैदा ही होते जा रहा है और हिंदुत्व की सरकार है। आपने उनको भी परेशान कर दिया। गाय से संबंधित कुछ आरटीआई लगाया था, क्या है मैटर वो बताइए। उत्तर प्रदेश के मामले में देखिए है वो गाय का जो विषय है, गाय का विषय काफी इम्पोर्टेंट है।
आज गाय देखिए हर क्षेत्र में आप देखेंगे, चाहे वो दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश हो, तो देखिए आपको हर जगह जो है बिछड़ते हुए मिलेगी, हाँ। कूड़ा खाते हुए मिलेगी, पॉलीथीन खाते हुए गोपाल मिलेगी। जी बहुत ज़्यादा दुखी थे जब ये देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के हर गलियों में लावारिस गायों का लावारिस होना इनके लिए थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, कष्टप्रद दुर्भा- स्थिति है। और मेरा तब- नाम ही गोपाल है। हाँ देखिए कि अभी कृष्णाष्टमी बीता है, मेरा नाम ही गोपाल प्रसाद है, तो ईश्वर ने ही नाम दिया है। तब हाँ। जब योगी जी जैसे मुख्यमंत्री हो और धर्म का धतूरा सबसे ज्यादा अगर कोई राज पिया है वो है उत्तर प्रदेश, तो धर्म का लंबरदार सबसे ज्यादा जो अगर कोई है कहीं है तो वो है उत्तर प्रदेश में। तो हम भी विचलित होते हैं जब हम अपने कॉलोनी में देखते हैं कि से गाय हमारी भटकती रहती है और वो पॉलीथीन खाते रहती है और यूं ही मर जाती है भटकते हुए। मतलब हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि गाय को का दूध निकाला और उसको भटकने के लिए छोड़ दिया। तो ये एक पक्ष है। दूसरे पक्ष में ये जानना चाहे द्रवित होकर कि भाई कितने गायों के इन्होंने गौशाला चल रहे हैं, हाँ। पशु आश्रय केंद्र हैं, राइट ये हमारा था। और मेन था कि गोचर भूमि, जी गोचर भूमि कितना है ग्राम सभा में, बिल्कुल तो इसका इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया गया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था कि ग्राम सभा की जो भूमि है हर ग्राम पंचायत में, उसमें 5% जो रेशियो है वो आपको आरक्षित रखना ही पड़ेगा अनिवार्य रूप से। लेकिन मैं आपको बता दूं, भारत की मैक्सिमम जो ग्राम पंचायतें हैं और उसमें जो ग्राम सभा की जो भूमि है उस पर अतिक्रमण हुआ है। और किसने किया है अतिक्रमण? ज़्यादातर सत्ताधारी पार्टियों ने और पूर्व की पार्टियों ने। उनके जो मठाधीश हैं, उनके जो कर्णधार हैं, चाहे विधायक हैं, चाहे सांसद हैं या पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनकी माफियागिरी शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूँ और उन्होंने गोचर भूमि को अतिक्रमण किया। ये बात करते हैं नीति और सिद्धांत की, ये बात करते हैं हिंदुत्व की। जब गोचर भूमि ही नहीं रहेगा तो गाय जाएगी कहाँ? दूसरी तरफ आप देखिए कि किसान जो है वो गाय से परेशान है कि उनका फसल चढ़ जाता है। तो एक तरफ आप किसान जो है वो भगाता है गाय को, दूसरी तरफ नगर पालिका वाले जो है वो भगाते हैं गाय को। तो गाय जाएगी तो जाएगी कहाँ? आपने उसके आश्रय केंद्र जो उसका अधिकार था संवैधानिक, उसको भी छीन लिया, उस पर अतिक्रमण कर लिया आपने। नहीं, उन्होंने जो जवाब दिया जी, पॉइंट पर आते हैं। आप खुद देखिए, ये आरटीआई के द्वारा मांगे गए तो इसमें ये जवाब आया कि लगभग इन्होंने 75 जनपद का नाम बताया। हर जनपद में कितने कितने गो आश्रय स्थल है इसके बारे में जानकारी दी और वहाँ पर कितने गोवंशों का केयर किया जा रहा है। तो इन्होंने बताया 75 जनपद में 7,704, गौर करिएगा 7,704 आश्रय स्थल है। और लगभग नहीं, एग्जैक्ट इन्होंने बताया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 12,41,581 गायों का संरक्षण ये करते हैं। मात्र 12,41,000 गायों का, यानी कि इसके अलावा जो जितने भी गाय उत्तर प्रदेश में है वो या तो लावारिस है या फिर हम उसे गलियों में छोड़ चुके हैं मरने के लिए। और ये हिंदुत्ववादी सरकार भी उसका केयर करने के लिए तैयार है। इसमें एक जो सबसे दिलचस्प जो चीज़ है जी, वो आप देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो मैं आपको बताऊं, वो है गोचर भूमि। जी। और इसके संबंध में जो हमने पहला जो मेरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा गाय, गौशाला, पशु आश्रय केंद्र से संबंधित घोषणा, इस हेतु नीति नियमावली, सर्कुलर एवं उसके क्रियान्वयन की जानकारी, तो वो इन्होंने जो है वो सारा इन्होंने दिया है। जो हमने बताया। पॉलिसी मैटर्स जो है की जो व्यवस्था है वो उसको इन्होंने उसका पेश तो इन्होंने दिया है। उक्त संदर्भ में उत्तर प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री को प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर जितने जिले के, जितने तहसील में, जितने गौशाला और पशु आश्रय केंद्रों में जितने गोवंश हैं की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि सहित जानकारी, उसका भी जनपदवार इन्होंने आंकड़ा दिया है। ये 2 जानकारी दी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है पॉलिसी मैटर्स को लेके, उसमें सरकार ने इंफॉर्मेशन देने से छिटक गया, मना किया है। वो क्या है? वो है पशुचर भूमि।
जो गोचर भूमि के नाम से विख्यात है। तो इसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में आदेश दिया था, ग्राम सभा की भूमि में से 5% पशुचर भूमि के रूप में सुरक्षित रखना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। इस आदेश का आज तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। अब मैं तैयारी कर रहा हूं पूरी सरकार को प्रश्न चिन्ह खड़ा करने के लिए PIL लगाऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना हो रही है। ये जब ये PIL मेरी दाखिल होगी उसके बाद देखूंगा कि सरकार क्या करती है। और इसमें जो है उसके क्रियान्वयन वाली जो नीति के संबंध में मैंने जो पूछा तो विभाग ये लिखा है कि विभाग से संबंधित नहीं, इन्होंने इसका उत्तर ही नहीं दिया। दूसरा, एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो है वो सारे पशुओं के ऊपर में उनकी पॉलिसी प्लानिंग का काम जो पशुपालन मंत्रालय के अंतर्गत में आता है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका मैं स्टेट एनिमल वेलफेयर ऑफिसर भी हूँ ऑनरेरी। तो उसके संबंध में मैंने जब पूछा तो कहता है विभाग से संबंधित नहीं है। तो विभाग को ही जब इस आपके इस केंद्र सरकार की दो चीज के बारे में और सुप्रीम कोर्ट के रेगुलेशंस के बारे में जानकारी नहीं है तो आप सोच सकते हैं वो काम क्या करेगा। जानकारी सब कुछ है, वो अगर देगा जानकारी तो फंसेगा। इसलिए कि सारे जो उनके पदाधिकारी हैं, सारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, सारे जो प्रभावशाली लोग हैं, उन्होंने गोचर भूमि को या तो कब्जा किया हुआ है या नहीं तो बेच दिया हुआ है, जो बेच ही नहीं सकते आप किसी भी हालत में, और सब फंसेंगे, सब अरेस्ट होंगे। ये मैं आपको बता दूं, ये इतना साधारण क्वेश्चन नहीं है। ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसका अगर हाँ में उत्तर देंगे ये तो भी फंसेंगे, और अगर ना में उत्तर देंगे तो भी फंसेंगे। ये दो धारी तलवार है ये हमारा प्रश्न। नहीं, दो धारी तलवार तो आपके बहुत सारे प्रश्न हैं। हाँ। एक RTI मेरे पास है जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय से ये मांग रहे हैं, और इन्होंने उनसे 14 अगस्त 2025 को लेटर भेजा था, सॉरी लेटर आया है इनके पास, जिसमें इन्होंने ये मांगा था कि 2014 से 2025 के बीच में भारत सरकार के जितने भी IAS, IPS, IRS और IFS है, उनकी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा डिटेल आप करना चाहेंगे? नहीं बताइए आप। ठीक है, इन सब की अभी प्रमाणित प्रतियां इनको अवेलेबल करवाया जाए। ठीक है, यही नहीं, 2014 और 2025 के बीच में नरेंद्र मोदी जी ने भारत सरकार के जिन मंत्रियों, वर्तमान एवं पूर्व मंत्रियों के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों पर चुनावी अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई हो, कि शिकायत व तिथिवार की गई कार्रवाई के बारे में पूरी जानकारी इनको दी जाए। तो उनका जवाब क्या आया है? ये जवाब आया था 14 अगस्त 2025 को। फाइल नंबर ये था 4502001-2025 IPS 2। मांगी गई सूचना लोक अधिकारी के स्रोतों में अनुपातिक रूप से RTI की धारा में उपलब्ध नहीं है, यानी 7(9) के तहत ये जानकारियां हम आपको नहीं दे सकते हैं। तो अब आगे क्या करेंगे आप? देखिए, ऐसा है, ये भारत की पार्लियामेंट ने ही ये एक्ट बनाया था कि करप्शन को लेकर के जब लोकपाल की बात हो रही थी, अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था, तो उसके संबंध में ये डिसीजन हुआ सरकार का कि ठीक है, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं वो तो अपना एफिडेविट दे ही देते हैं पहले, यानी चुनाव लड़ने से पहले ही नॉमिनेशन पेपर में ही उनको सारा ब्यौरा देना होता है। तो वो तो अपना सारा स्पष्ट कर ही चुके हैं, तो उनको तो देने की ज़रूरत नहीं है। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके लिए ये सर्कुलर बनाया गया कि अब आपको चल और अचल संपत्ति का प्रति वर्ष आपको ब्यौरा देना होगा। अब इसमें खेल ये हो रहा है कि कुछ तो ब्यूरोक्रेट्स दे देते हैं, अब कुछ ब्यूरोक्रेट्स देते ही नहीं, उनके ऊपर में कार्रवाई नहीं होती। तो उस नियम का क्या परिणाम है जब आप उसके ऊपर में एक्शन ही नहीं लेते, जो उन्होंने नहीं दिया है उनको अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन ऐसा इन्फॉर्मेशन है नहीं, इसका आपको वेबसाइट पर भी देना है, तो ये तो सार्वजनिक सूचना है, ये तो गोपनीय सूचना है नहीं। तो कायदे से होम मिनिस्ट्री ने RTI एक्ट की धारा 7(9) का जो प्रयोग किया है ये यहाँ पर प्रासंगिक है ही नहीं। तो कुल मिलाकर के हम इसको आगे एक तो मैं इसके ऊपर मैं प्रथम अपील लगाऊंगा, पहला है, और दूसरा सरकार की जो नीयत है वो उसका सारा कुछ जो है इसी से स्पष्ट होता है कि सरकार वास्तव में पारदर्शिता चाहती ही नहीं। सरकार अगर
पारदर्शिता चाहती तो सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन को वेबसाइट पर सार्वजनिक डोमेन में, होम मिनिस्ट्री के डोमेन में, ये वित्त मंत्रालय के डोमेन में निश्चित रूप से होता। डीओपीटी इसी के लिए स्पेशली मंत्रालय बनाया गया है, पेंशन कार्मिक सुधार विभाग। कार्मिक सुधार विभाग का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है डीओपीटी का कि वो सारे ब्यूरोक्रेट्स का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके फिर उस सर्कुलर अपना सर्कुलर जारी करके तब उस इंफॉर्मेशन को वेबसाइट पर लागू करवाने का उसका था। लेकिन आप देख लीजिए आपके सामने में शुरू है, तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि सत्ता का जो है ये अपने ही हाथ में रखे रहना, उसका विकेंद्रीकरण करना। विकेंद्रीकरण अगर हो जाएगा तब तो पावर सबके पास चली जाएगी। विकेंद्रीकरण ना करके सत्ता एक ही आदमी के हाथ में रहे। अभी देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम केयर फंड, आप पारदर्शिता की बात करते हैं, ये सरकार कहीं से भी पारदर्शिता की समर्थक नहीं। पिछली सरकार मनमोहन सिंह की पारदर्शिता की समर्थक थी, उसने पीएम का जो भी फंड है उसमें पीएम के ऊपर में भी आप जो है आरटीआई लगा सकते हैं, पीएमओ कार्यालय के। जब सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस ने ये आदेश दे दिया कि हमारा सुप्रीम कोर्ट भी आरटीआई एक्ट के दायरे में रहेगा, तो पीएम केयर फंड क्यों नहीं आरटीआई एक्ट के दायरे में रहेगा? प्रधानमंत्री कौन होते हैं इसके ऊपर में स्पेशल सर्कुलर देने वाले कि नहीं ये आरटीआई एक्ट के दायरे में नहीं होगा? प्रधानमंत्री कौन होते हैं ये सर्कुलर लाने वाले कि ये आरटीआई में नहीं आएगा? वो संविधान से ऊपर नहीं है, वो संविधान से ऊपर नहीं है। यही हमारा विषय। सुन रहे हैं जी? आरटीआई क्या है? आरटीआई किस तरह से आरटीआई का सही यूज किया जाए, अगले एपिसोड में गोपाल जी आपको आरटीआई के मामलों, आरटीआई का इम्पैक्ट, आरटीआई के बारे में भ्रांतियाँ, आरटीआई के बारे में अवेयरनेस, इन सब से संबंधित जानकारी अगले एपिसोड में देंगे। तो इंतजार करिए, गोपाल जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे अगले सप्ताह में।